अपनी संघर्ष की लड़ाई इस समाज में अपने स्थान के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने करियर के लिए और सबसे बड़ी बात कि अपने अस्तित्व के लिए हमेशा एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज जितनी भी महिलाएं मंच पर आई हैं या मंच पर मौजूद होंगी, उन सभी ने इस भीड़ में से निकलकर अपनी एक जगह बनाई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सभी महिलाएं या वो सभी स्त्रियां जो हम सब हैं, यानी कि जो आप सब हैं हमारे बीच में बैठी हुई हैं, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। क्योंकि घर से निकलकर बाहर जाने के लिए, स्कूल तक पहुंचने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नौकरी करने के लिए और नौकरी में जाने के बाद ऑफिस में काम करने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है और शायद हमें प्रतिदिन एक संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष चलता रहेगा सालों साल, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये समाज पूरी तरह से बदल नहीं जाता, महिलाओं के लिए अपनी सोच नहीं बदल लेता। और उसी सोच को देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और अगले सेशन की अगर हम बात करें तो हमारे अगले सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगी मोहनजीत कौर, सरपंच है सुल्लार अंबाला से। मैं स्वागत करना चाहूंगी उनका कि प्लीज स्टेज पर आइए। मोहनजीत कौर जी। डॉक्टर शैली दहिया, एएसएमओ झज्जर से हैं। शैली जी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आइए, बहुत स्वागत है आपका। गुरमीत कौर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, आईएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र। गुरमीत कौर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आइए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मंजू दहिया, एएनएम है सोनीपत से। दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज स्टेज पर आइए। साथ ही मेरी सहयोगी एंकर रचना जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। प्लीज स्टेज पर आइए रचना जी। स्वागत है आप चारों का इस कार्यक्रम में। ओवर टू यू रचना। थैंक यू ऋतु। आप सभी का बहुत स्वागत। और मंच पर आप बैठी हैं तो जाहिर तौर पर आपने जीवन में संघर्ष भी देखे हैं, चुनौतियां भी पार की हैं, एग्जाम्पल सेट किया है। इसीलिए आज इन बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए आप मंच पर हैं, अपने अनुभव साझा कीजिएगा। एक एक करके ऋतु ने आप सभी का परिचय करा दिया है। मोहनजीत जी, चूंकि आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, आप अंबाला में सरपंच के तौर पर चुनी गई, किस तरह के चैलेंजेस आगे आएंगे, अभी तक के काम में किस तरह की बाधाएं आई हैं, साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स हमारे साथ हैं, बाकी 3 खास मेहमान। कोरोना जिसमें हमने सबसे ज्यादा चैलेंजेस देखे हैं। कोरोना जैसी जो महामारी है वो 100 साल में एक बार आती है। शायद हम ही लोगों को ये महामारी अपनी आंखों से देखनी थी, झेलनी थी। हमने कई यातनाएं इसमें देखी हैं, कई अपनों को खो भी दिया है। उन चैलेंजेस पर भी बात करेंगे, लेकिन मोहनजीत जी पहले आप ही से शुरू करते हैं। किस तरह के चैलेंजेस अभी तक देखे हैं, आगे क्या प्लानिंग है? सरपंच की बड़ी जिम्मेदारी होती है। नमस्कार जी, मैं अंबाला जिले के गांव सुल्लर से हूँ, मोहनजीत कौर। एक साधारण परिवार से हूँ मैं, और मैंने अपनी वोटों में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। 12 साल के बाद मुझे सरपंच पद का ओहदा मिला है और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे ईमानदारी से वो निभाऊं। मैं पहली बार स्टेज पे बैठी हूँ, थोड़ी घबराहट भी हो रही है मुझे, फर्स्ट टाइम। और घबराइए बिल्कुल नहीं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आप जीती हैं, आप पर भरोसा दिखाया है, उसी भरोसे के साथ बोलिए। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का भरोसा बनाए रखूं, और मुझे शक्ति रानी शर्मा से वो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। उनके साथ मैं मेयर के इलेक्शन में अंबाला जिले में, अंबाला शहर में वोटिंग के लिए गई थी। उन्हीं की वजह से मुझे हौसला मिला और मैं सरपंच पद के लिए खड़ी और जीती भी हूँ 400 वोटों से। मैं चाहती हूँ कि गांव के लोगों ने जो मेरे पे विश्वास दिखाया है, मैं उनका विश्वास बनाए रखूँ और गांव में बहुत अच्छे काम करूँ जो औरतों को ज़रूरत है। शक्ति रानी शर्मा जी ने हमारे गांव में सिलाई सेंटर खुलवाया है, जिन जरूरतमंद लोगों को, लड़कियों को और महिला जो भी मतलब कि वो गांव की लड़कियां हैं या बहुएं हैं जो
सिलाई सेंटर सीखना चाहती हैं उनके लिए सिलाई सेंटर खोला गया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव की औरतों के लिए और जो भी बोलिए आपकी बहुत सी प्लानिंग है और चूंकि इस कार्यक्रम का नाम है हम महिलाएं मतलब देश की आधी आबादी, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डगमगाने मत दीजिए। आपने शक्ति रानी शर्मा जी का भी जिक्र किया है। आप देखिए एक महिला से प्रेरणा लेकर आप इंस्पायर हुई, आगे बढ़ी, आज आप लोगों के लिए मिसाल हैं और एक उदाहरण भी हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि गांव में जो भी लेडीज हैं वो आगे बढ़ें और अपनी हिम्मत दिखाएं और मैं भी मजबूत बनी रहूं। मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे आई हूँ, आज थोड़ी सी मुझे वो है कि आगे से मुझे कोई भी घबराहट ना हो और मैं पूरी हिम्मत के साथ स्टेज पे बैठूं और अपनी बात आगे रखूं। तो मैं चाहती हूँ कि गांव में जो भी औरतें हैं वो मेरे की तरह आगे बढ़ें, सभी औरतें अपनी बात मेरे सामने रखें और मैं उनकी हर बात को ध्यान में रख के विश्वास से, पूरी ईमानदारी से, कोई भी है गांव के जो लोग, सबकी बात पूरे ध्यान से सुनूं और उसके बाद कोई फैसला लूं। मैं ये चाहती हूं कि मैं कभी भी कोई गलत फैसला ना लूं जो कि किसी के खिलाफ हो। गांव में पूरी ईमानदारी से, चाहे कोई मेरा अपना है चाहे पराया, अगर कोई मेरा अपना गलत काम कर रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको गलत ठहराऊं, अगर कोई पराया सही काम कर रहा है तो मैं उसको सही कहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं गांव की सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूं, जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करूं और भी कोई भी काम है जो मैं पूरी विश्वास और उससे पूरा करूं। एक महिला से इतनी उम्मीदें रहती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लोगों ने आपको प्यार दिया है, भरोसा दिया है, वोट दिया है और इसके बाद ही आप सरपंच के तौर पर चुनी गई हैं। एक महिला जो कि सेंसिटिव होती है, एक महिला जो कि इमोशनल होती है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। आप में हिम्मत की कमी नहीं है। हम महिलाएं के आज के इस मंच पर आप पहली बार बोल रही हैं। आगे भविष्य में ऐसे बहुत से मंच होंगे जहां अपनी बात आप रखेंगी, मजबूती से रखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है, शुभकामनाएं भी हैं। बाकी मेहमानों का भी मैं रुक कर लेती हूँ। चूंकि कोरोना का दौर हम कभी नहीं भूल सकते, जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि कहा भी गया है, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि 100 साल में ऐसी महामारी आती है कोरोना के तौर पर, हम लोग उसे देख चुके हैं। अभी भी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन इस कोरोना में ही फर्स्ट वेव वो थी जब कोरोना वॉरियर्स को जिस तरीके से सम्मानित किया जाता था, जहां वो गुजरते थे, कहीं फूलों की बारिश होती थी, कहीं आरती के थाल सजाए रहते थे, रोंगटे खड़े करती थी वो तस्वीरें। बहुत अप्रिशिएबल है वो तस्वीरें कि आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को पहचाना गया, जाना गया, कोरोना वॉरियर्स नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें बड़ी भूमिका रही। लेकिन सेकेंड वेव, जहां हमने बहुतों को खो दिया, बहुत से अपने करीबी, मीडिया जगत से भी बहुत लोग इस कोरोना की सेकेंड वेव में चले गए। शैली, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? नमस्कार, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का आभार प्रकट करूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का आज मौका मिला है। मैं डॉक्टर शैली दिया हूँ। मेरी पोस्टिंग बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में रही है। कोविड महामारी के दौरान हमने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। सबसे पहला केस जब हमारे यहाँ आया कि जर्मनी से पेशेंट रिटर्न हुई हैं और हमें उनकी सैम्पलिंग करनी है, वो समय एक बॉर्डर पे जाने के बराबर था कि आपको पेशेंट, क्योंकि उस समय ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आपको स्टाफ को भी मोटिवेट करना होता है। एक पेशेंट को अटेंड करने के लिए आपको एक पूरी टीम का सहारा चाहिए। तो उसमें एक लीडर की तरह मैंने अहम भूमिका निभाई। मैं खुद आगे आई तो मेरे को देख के मेरे पीछे मेरी पूरी टीम खड़ी थी और हमने ऐसे करते करते 1, 2 और हजार सैंपल्स भी लिए हैं पेशेंट्स के। हमने ठीक है, आपके बैक ऑफ माइंड आपका परिवार भी होता है। हमें ये भी नहीं पता था किस तरह की बीमारी है, क्या हो सकता है हमें भी लगे, हमारी टीम के किसी सदस्य को लगे, और दिमाग में आपके पीछे आपके बच्चे भी होते हैं कि हाँ आपको कुछ हो गया तो बच्चों को क्या होगा। लेकिन आप, क्योंकि सबसे पहले आप अपना कर्तव्य निभाने का सोचते हैं, उस समय बिना कुछ सोचे हमने जी जान लगा के, मैंने अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ा उस समय में, और हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया और काफ़ी कुछ कंट्रोल किया। मैं एक कोटेशन है, मैं उसको बहुत मानती आई हूँ शुरू से, और मैं यहाँ बैठी सभी फीमेल्स को ज़रूर कहूँगी, हिम्मत इतनी बड़ी रखिए
हिम्मत इतनी बड़ी रखिए कि किस्मत छोटी लगे। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको करें, फुल हिम्मत लगा के करें, आगे ऊपर वाला है, आपको कुछ नहीं होने देगा। धन्यवाद। बहुत हिम्मत वाली बात कही है और हिम्मत बाकी लोगों की बढ़ाने वाली बात भी कही है। कुरुक्षेत्र एलएनजेपी हॉस्पिटल से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गुरमीत कौर जी भी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी, कोरोना में बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कई लोगों के लिए जरूरी था ऑफिस जाना, अपने कामकाज को देखना, लेकिन जो लोग रात दिन एक कर रहे थे, पुलिस विभाग था, नर्सिंग स्टाफ था, सफाई कर्मचारी थे, और इन्हें कोरोना वॉरियर्स की तरह उस वक्त पूजा जा रहा था जिसके वो हकदार थे भी। कभी दिल में ख्याल आया था क्या कि कोरोना में यहाँ ड्यूटी करते करते अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा? सबसे पहले नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा का आभार व्यक्त करती हूँ मैं थोड़ा माइक करीब कर लीजिए। मैं गुरमीत कौर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम एलएनजेपी कुरुक्षेत्र से। सभी घरों में बैठे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था और हमें डर भी था भी अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे, बेटा है एक मेरा, और उसको पीछे से कौन देखेगा, मतलब डर भी था, लेकिन मन में ये भी था भी हमने लोगों की जान बचानी है और सबको मोटिवेट भी किया और अपनी जान की परवाह करते हुए हमने सबका ध्यान रखा है, मॉरल सपोर्ट भी किया है सभी को। और मॉरल सपोर्ट आपने किया है और आप ही लोगों का सपोर्ट देख देख कर, हम लोग तो मीडिया जगत से हैं, आप लोगों को देख देख कर हमें हिम्मत आती थी, उसी हिम्मत को आप बयां कर रही हैं, साझा कर रही हैं। और ये तो युवा हैं, इन्हें समझना चाहिए कि इस हिम्मत का साथ आपको यहाँ तक लाया है, इस मंच तक लाया है। मैं एक टीम लीडर की तरह खड़ी रही हूँ, मैनेजमेंट किया है मैंने बहुत, सबसे आगे पहले मेरे को ही खड़ा होना पड़ा है, बाकी मेरे पीछे थे सभी, और सबका मैंने बड़े अच्छे से ध्यान रखा है, सबको सपोर्ट भी किया है, मोटिवेट किया है। डर भी था मन में, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह करते हुए हमने लोगों की जान बचाई है। कई डॉक्टर्स, कई नर्सिंग स्टाफ, मंजू अगला सवाल मेरा आपसे है, कई लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे, 48 घंटे, कई बार तो हफ्ते 10-10 दिन तक अपने घर नहीं जाते थे, इस डर से कि हम घर जाएंगे तो हमारे घर वाले हमसे संक्रमित हो सकते हैं। आपके आसपास का जो स्टाफ था, इस तरह के चैलेंजेस आपने भी फेस किए होंगे? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करूंगी और महिला शक्ति को सभी को सलाम करूंगी, और मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूं, और इसके लिए मैं सभी को बोलूंगी कि अपने आप को, खुद को कमजोर ना समझें और खुद को ऊंचा उठाएं। और जो आपका सवाल है उसके लिए मैं बोलूंगी कि मेरे को सच्चाई बताऊं तो मेरे को कभी डर नहीं लगा। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मेरे को ये था ही नहीं कि इससे मेरे को कुछ होगा। हालांकि मैंने खोया है, बहुत कुछ खोया उस टाइम पे, मेरी फैमिली मेंबर से मेरा रियल ब्रदर गया है उस टाइम पे, पर लेकिन मेरे को खुद का बिल्कुल भी डर नहीं था। हाँ, उस टाइम पे 600 की लाइन लगी होती थी इम्यूनाइजेशन के लिए, इंजेक्शन के लिए, वो मैंने एक दिन में किया, सुबह से लेकर शाम तक। हमारे नोडल ऑफिसर नीरज यादव थी, डॉक्टर नीरज यादव, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें लाने का, ले जाने का, खाने पीने का, और हमें सम्मान भी बहुत मिला। पहली बार हमारी पहचान बनी है सिर्फ कोरोना की जो ये महामारी आई है, इसी के दौरान हमारी पहचान बनी, नहीं हमें कोई नहीं जानता था। हमें ये महसूस हुआ कि पहली बार हमें ये ओहदा मिला है कि हम भी हैं कुछ, नहीं तो हमें ये बोलते थे कि बस पोलियो पिलाने वाले हैं। अब जाके अब सब हमें जो भी संस्था हैं, बड़े बड़े आदमी सब आगे से नमस्कार करते तो बड़ा अच्छा फील होता है। और जो आज मैं जहां भी खड़ी हूं उसका क्रेडिट मैं अपनी मदर इन लॉ को दूंगी। मेरे फादर इन लॉ नहीं थे तो उन्होंने मेरे को ये कोर्स करवाया, पढ़ाया, लिखाया और ये जॉब दिलवाई। आज मेरे साथ भी आई हुई हैं, मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, नहीं तो मैं भी इस रूढ़िवादी समाज के अंदर ऐसे ही घुल के रह जाती। लेकिन मेरे अंदर बहुत पावर है जो मैं आज भी नहीं बाहर निकाल पा रही। बनना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई।
अब तो ये है कि अब तो बच्चों की जिम्मेवारी आ गई, परिवार की जिम्मेवारी है, इनमें बस इतना ही हो सकेगा। इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इतनी स्ट्रांग एक महिला ही हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। महिला जो घर भी संभालती है, हाँ महिला जी। जो घर के बाहर अपनी ड्यूटी भी करती है। और बड़ी हैरान कर रही है ये बात कि कोरोना काल में जब हर कोई डरा सहमा था, तब आप नहीं डरी। आपने अपनों को खो भी दिया, आपने अपने भाई को खो दिया, और मेरे रियल लेकिन अपने लिए कभी डर नहीं लगा। ये वो अंदर की महिला बोल रही है, वो महिला जो सृष्टि की जननी है, वो महिला जो जन्म देने की ताकत रखती है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। जी मैम, हाँ हमारे परिवार में सभी को कोरोना हुआ था, बट लेकिन मैं कभी छुट्टी लेके नहीं बैठी, ना मैंने कोई बहाना बनाया कि 17 डेज की छुट्टी मिलती थी उस टाइम पे कि घर पे रहो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं वो छुट्टियां लूं और मैं घर पे रहूं। घर पे मेरे फैमिली वाले थे, उनको भी संभाला, उधर से मेरे मायके वाले थे, मेरे भाई थे वो हॉस्पिटल में थे, उनको भी संभाला और अपनी ड्यूटी भी टाइम पे की। ड्यूटी चाहे मेरे को मॉर्निंग में नहीं कर पाई मैं, तो मैं इवनिंग में की। हालांकि वो अलाउड नहीं था, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था कि इवनिंग में करो, लेकिन मैंने जो टाइम दे रखा था जिनको भी वैक्सीनेशन के लिए, लोगों की इतनी लंबी लंबी कतारें थी, सिफारिशें आती थी, लोग पता नहीं कैसे कैसे लगवाते, तो मैंने अपना वो टाइम निकाला उनके लिए अपनी फैमिली के साथ। और अपने बच्चों की भी जिम्मेवारी निभाई। मेरे बच्चे बोलते थे मम्मा आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, पता नहीं अंदर से उनको भी यही मोटिवेट करती थी कि कुछ नहीं होगा और तुम मेरे बच्चे हो, घबराओ मत। और मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और अपनी बेटी के लिए मैंने अपने दिल में धार रखा है, बहुत संघर्ष किया है इस लाइफ में, पता नहीं था कि इतना करना पड़ जाएगा। तो बेटी के लिए सोच रखा है कि उसको एक बहुत बड़ी ऑफिसर बना के ही उसकी शादी करूंगी, नहीं तो उससे पहले उसका मैं कभी भी उसके बारे में सोचूंगी नहीं शादी की। और मैं सभी को बोलती हूँ अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़े होकर के ही उसको कहीं पे शादी के लिए सोचो, नहीं तो अपनी बेटी को ऐसे मत धकेलो। धकेलना ही होता है क्योंकि हमने जो सहन किया है ना, वो हम नहीं चाहते आगे बेटियां सहन करें। और बेटियों को भी एक मैसेज दूंगी कि वो नाजायज फायदा भी ना उठाएं। जैसे आजकल चल रहा है, आजकल लड़कियां लड़कों पे तेजाब फेंक रही हैं, अगर वो उनकी नहीं मान रहे हैं तो कई जगह हो रखा है। लेकिन मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा सा अपने माँ बाप की भी, और वो बेटा भी किसी का है, और अपने संस्कारों का ध्यान रख करके अपनी लाइफ व्यतीत करे और ना खराब करे। कहते हैं कि एक माँ बच्चे की पहली पाठशाला होती है, और आप जैसी माँ हो तो फिर बच्चे को कहीं डगमगाने की जरूरत नहीं है। अगर बेटी कामयाब होगी उसके बाद ही उसके हाथ पीले करने हैं। हर माँ ऐसा सोच ले तो फिर बेटियां सक्षम भी रहेंगी, अपने पैरों पर खड़ी भी रहेंगी। हम कोरोना की बात कर रहे थे शैली, हमने हर तरह के चैलेंजेस देखे हैं। आप लोग जब हॉस्पिटल में सेवा करते थे 24 घंटे 7 दिन, अब जब ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग तो सिर्फ वीडियोस देखते थे। जब पेशेंट से मिल नहीं पाते थे उसके घर वाले, तो उनका अपना कौन होता था? डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जो कई बार उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालते थे, अलग अलग तरीके सुझाते थे, कई बार उनके बीच में वक्त बिताते थे। ऐसा कोई अनुभव आपका? ऐसा अनुभव बहुत सारे हैं, क्योंकि जब एक मरीज को आप एक बंद कमरे में लिटा दिया जाता है आइसोलेशन में, वो किसी से बात नहीं कर सकता। बाहर उसके घर वाले चिंतित होते हैं कि हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी मदर कैसी हैं। उस टाइम नर्सिंग स्टाफ और हमारी टीम ही होती है जो उनको हम कंसोल कर सकते हैं। ऐसा एक बार हुआ था, मेरे पास 20 साल का एक नौजवान एडमिट था, कोविड पॉजिटिव था, डेल्टा वेव की बात है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था। तो वो जैसे ही हम उसके पास जाते थे, वो हाथ पकड़ के ये कहता था, मैडम मैं बच जाऊंगा ना। मैंने कहा आप में हिम्मत है तो आप जरूर बचोगे, कुछ नहीं हो सकता आपको। कहता नहीं मैम, मेरे साथ आप लोग हो इसलिए हम बच जाएंगे। बाहर उनकी माता जी को बहुत कंसोल करते थे। होता है थोड़ा इमोशनल लेवल डाउन जाता है, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ, वहाँ अगर ये सब देखेंगे तो हम शायद आगे नहीं बढ़ सकते। शुरू से मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं बहुत एक बोल्ड लेडी हूँ। मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ मेरे फादर ने आज से 50 साल पहले अपनी बहनों को भी पूरा पढ़ा के नौकरी लगा के ही शादी की। जैसे अभी कह रहे थे कि भाई लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, आज से 50 साल पहले मेरे फादर सभी ऑड्स के अगेंस्ट खड़े होकर उन्होंने अपनी 5 बहनों को पढ़ाया। सब दिल्ली में कार्यरत हैं और अब रिटायर हो रहे हैं। तो मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ लड़की की एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। उसकी वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से मैं पेशेंट्स के साथ डीलिंग करते समय
मतलब उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस देती हूँ और आई थिंक पॉजिटिव वाइब्स बहुत हेल्प करती हैं मरीज को बाहर आने में। आप कह रही हैं कि दवाओं के साथ दुआओं के साथ साथ जो आसपास का वातावरण होता है वो मरीज को बहुत ज्यादा बीमारी से उबरने में मदद करता है। आप नोबल ऑक्यूपेशन में हैं और आप हर तरह की जिम्मेदारी मरीज के साथ निभाती हैं। कुछ ऐसे अनुभव साझा करना चाहेंगी जहां पर परिवार और अपने काम के बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल रहता हो? कई बार देखिए, चुनना पड़ता होगा कि परिवार को समय दूं या फिर अपने जॉब पर जाऊं। देखिए ऐसा कोविड के समय तो ज़रूर हुआ था बिकॉज बच्चे घर पे थे, घर हम आते नहीं थे कि उनको हमारे से कोविड लग सकता है। लेकिन मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और उनका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे साथ मेरे इन लॉज हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है। तो ऐसे ही नौबत मुझे मेरे परिवार में नहीं आने का मौका मिला कभी। मेरे को सपोर्ट रहा है सबका। होता है कई बारी बट आपको अपनी ड्यूटी भी देखनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उन दोनों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि इमोशनल ना होके हमें अपनी ड्यूटी पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोरोना के बाद हेल्थ सिस्टम थोड़ा मजबूत हुआ है क्या? क्योंकि हमने देखा था बेड्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। कई बार जो मरीज थे वो सिर्फ कोविड पॉजिटिव आने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे थे, नहीं हॉस्पिटल जाना है वरना हम तो बच नहीं पाएंगे। चीजें बदली हैं? हाँ जी, अब सभी सिविल हॉस्पिटल्स को बहुत सशक्त कर दिया गया है। सभी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट हर जगह लगा दिए गए हैं, बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। जो एक लैब पहले टेस्टिंग की सिर्फ दिल्ली में थी वो अब हरियाणा के हर जिले के हर सिविल हॉस्पिटल में तैयार हो गई है और आईसीयूज बन गए। इस कोविड आने से सरकारी अस्पतालों में वो सब सुविधाएं मौजूद हो गई जो सिर्फ पहले पीजीआई रोहतक में थी। बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां भी निभानी बाकी हैं और बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं और मैं कहूंगी कि बच्चे भी ऐसे हैं जिन्हें आप लोग सीख दे रहे हैं। मोहन जी, सरपंच के तौर पर जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं। इलाके का विकास कराना है, साफ सफाई करानी है। इलाके की जो बच्चियां हैं उन्हें आगे कैसे बढ़ाएंगे? हालांकि मैंने देखा है हरियाणा के कई गांव ऐसे हैं जहां पर 20 से 25 साल की जो बच्चियां हैं वो सरपंच चुनकर आई हैं। गांव में सभी लड़कियां जो है हमारे गांव की हैं, सभी पढ़ी लिखी हैं, पढ़कर हमारे 10th तक का स्कूल है हमारे गांव में, +2 तक के हमारे पास ये गांव है बलाना, वहाँ पे कर रही हैं और उससे आगे वो अम्बाला जाती हैं। कोई भी गांव में ऐसी लड़की नहीं है जो कि नहीं पढ़ लिख रही है, सभी लड़कियां पढ़ रही हैं। और जो गरीब घरों की लड़कियां हैं उनको सिलाई का बड़ा शौक है कि हम सिलाई सीखें। उसके लिए अभी हमने आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिलाई सेंटर खुलवाया है ताकि वो अपना बुटीक वगैरह खोल सकें और आगे बढ़ सकें। उनके लिए एक फैशन डिजाइनिंग की मैडम भी रखी है हमने कि जो उनको सिखाए और अपना वो रोजगार बना सकें। आगे जाके जैसे उनकी मैरिज हो जाएगी उसके बाद भी वो अपना काम अपना बिजनेस कर सकती हैं सिलाई सेंटर सीखकर। इसके अलावा और क्या आपको ऐसी दिक्कत लगती है जिसमें काम करना चाहिए? कुछ कमी ऐसी? क्योंकि हमारे गांव में सफाई की कमी है और मैं चाहती हूँ कि वो सफाई हो वहाँ पे। वहाँ के नाले हैं जो बहुत गंदे हैं। 12 साल से जो सरपंच थे उन्होंने कोई भी सफाई नहीं कराई गांव में। ऐसा क्यों होता है मोहन जी, ऐसा क्यों होता है? सरपंच चुने भी जाते हैं, काम करने की बातें भी करते हैं, काम होता नहीं उस तरीके से। गाँव की हालत कई बार तो बहुत सुधरी हुई दिखती है, कई बार गाँव वहीं के वहीं है जहाँ दशकों पहले थे। नाली, सड़क, पानी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। पता नहीं जो लोग पहले वादे करते हैं वो निभाते नहीं है, पर मैं चाहती हूँ, मैंने शक्ति रानी शर्मा से ये चीज सीखी है कि वो जो भी वादा करती हैं किसी से उन्होंने वो निभाया है। तभी मैंने सोचा है कि मैं भी सरपंच पद पे आ गई हूँ। और जैसे ही शक्ति रानी शर्मा ने अम्बाला में इतने काम करवा रहे हैं, श्री विनोद शर्मा जी हमारे गाँव में भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, उनसे मुझे हौसला मिला है कि मैंने जो लोगों से विश्वास बनाया है मैं उस विश्वास को पूरा करूं। गांव में सफाई का विशेष ध्यान रखूं, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करूं। जैसे औरतों को किसी भी चीज की जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी करूं। और नशा बिल्कुल भी हमारे गांव में ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार रहे। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे ही शक्ति रानी शर्मा ने अम्बाले को संभाला है, मैं अपने गांव सुल्लर को पूरे विश्वास, और जैसे मैं वोट मांगने जाती थी तो मैं लोगों को कहती कि मुझे वोट दो, मुझे एक मौका दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अब मौका मिला है
तो मैं वो काम करूं जो हमारे गांव में नहीं हुए। अच्छा, अभी इसी मंच से बात हो रही थी कि नेता आते हैं वोट मांगने के लिए और जब जीत जाते हैं तो पलट कर देखते नहीं। अच्छा लगा आपके मुंह से सुनकर कि आप वोट मांगने गई थी, वोट मिला है तो आप काम करने के लिए भी आप जाएंगी। मैं सबके घर पे गई हूँ, शुक्रिया अदा करके आई हूँ पूरे गांव का, हर घर पे। ऐसे नहीं कि मैं वोट मांगने गई, सभी लोगों ने ये कहा। उसके बाद मैं गांव में गई, हर घर पे सबका शुक्रिया अदा करके आई हूँ। उन्होंने कहा कि पहले वोट मांगने आ जाते हैं, आप पहले इंसान हो जो वोट मांगने के बाद अब हमें शुक्रिया अदा करने आए हो। आप बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर खोलने की बात कर रही हैं जिससे कि वो आगे इंडिपेंडेंट हो सके। अभी पूजा शर्मा जी थी जो बता रही थी कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कृषि विज्ञान केंद्र में उन्होंने अलग अलग चीजें सीखी, आजमाई और आज वो इतनी सक्सेसफुल हैं कि गांव की महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। होम मिनिस्ट्री तक उनकी कुकीज जाती हैं, 5 स्टार होटल में कुकीज सप्लाई होती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के तले कुछ करने का सोचा है आपने? मुझे अभी मैम इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, पर जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। जितना आपने कहा है, जो वादे किए हैं लोगों से, वो आप जाएंगी भी उनके बीच में और पूरा भी करेंगी। जो उम्मीदें थी, जिन उम्मीदों के आधार पर आपको वोट मिला, आप जीती, सरपंच के तौर पर आप काम करेंगी। गुरमीत जी, अब जब कोरोना दुनिया भर में दहशत मचा रहा था या ये कहिए कि कहर मचा रहा था, लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, जो देश विकसित हैं उनकी भी व्यवस्था लचर दिखी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो डगमगाई हुई नजर आई थी। तो हिंदुस्तान तो फिर भी कई सिस्टम्स में पीछे है, या फिर ये कहिए उतना मजबूत सिस्टम नहीं है। कोरोना काल जब पीक पर था तब से लेकर अब तक कुछ बदलाव आपने देखे? इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकारी तौर पर इंतजाम मजबूत हुए हैं? सरकारी तौर पे मजबूत हुए हैं मैम। हमारी जो व्यवस्था है वो ठीक हुई है और सारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी भी पूरी है। अब आईसीयू बने हैं अब, और ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हैं सारे हॉस्पिटल्स में। पहले से काफी अच्छा है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, मेडिकल स्टाफ रेशो क्या है पुरुष और महिला का? महिलाएं ज्यादा नजर आती हैं या कम नजर आती हैं या बराबरी की नजर आती हैं? स्टाफ बराबर है मैम। अच्छा, बराबर हैं। यहाँ महिलाएं कम से कम बराबर हैं किसी भी तरह से उन्हें कम नहीं लगता। बराबर ही है मैम स्टाफ तो। अच्छा, शिफ्ट कैसे मैनेज होती हैं? क्या कुछ महिलाएं ऐसी भी रहती हैं जो कहती हैं नहीं नहीं हमें ये शिफ्ट तो सूट नहीं करेगी? महिलाओं के साथ बहुत सारी बाधाएं भी आ जाती हैं करियर के लिहाज से। शिफ्टिंग है, इवनिंग मॉर्निंग नाइट का इशू है। जैसे हम लेडीज हैं सभी और यही चाहते हैं हम भी मॉर्निंग शिफ्ट करें, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज है वो इवनिंग मॉर्निंग नाइट है। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो 24 आवर हैं। पेशेंट तो हमारे पास 24 आवर रहते हैं ना, तो हमें तो फिर शिफ्टिंग मैनेज करना पड़ता है सारा। ठीक है, ऐसा ही मीडिया चैनल्स पे भी होता है। यहाँ मेरी जो सहयोगी हैं वो समझ पा रही होंगी कि 24 घंटे चलता है न्यूज चैनल, तो आपको आपकी पसंद की शिफ्ट कैसे मिलेगी? महिलाएं प्रेफर करती हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाए। मंजू, आपको घर भी देखना होता है, आपको अपनी जॉब भी देखनी होती है, शिफ्ट्स को लेकर कुछ दिक्कत आती है कि या फिर साथ के कुछ ऐसे कुलीग्स हों जो कहते हो अच्छा आप महिला हैं तो आपको इसका एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, आपको अपनी पसंद की शिफ्ट नहीं मिलेगी? नहीं मैम, हमारा जो महकमा है उसमें एएनएम की पोस्ट ऐसी होती है, उसमें शिफ्टिंग की कोई दिक्कत नहीं होती। उसकी टाइमिंग सुबह, जैसे हमारी अर्बन में 9 से 5 है, तो इसलिए हमारी शिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हमें दिन में ही ड्यूटी करनी होती है। हाँ, ये है कि कोविड टाइम में जब क्वारंटाइन करने के लिए और जो एरिया हमें मिला हुआ होता है उसमें उसकी जिम्मेवारी हमें मिली हुई थी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन पेशेंट, किसी को बुखार है, खांसी है, जुकाम कुछ भी है तो उसका ध्यान रखना है, तो तुरंत उसको फैसिलिटी प्रदान करनी है, देनी है और अपने ऑफिसर को सूचना देनी है ताकि उसको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब तो मैम फैसिलिटी के तौर पे तो ऐसा हो गया जैसे युद्ध के लिए पहले ही तैयारी कर ली जाती है ना, अब तो हमने वो तैयारियां कर ली है, अब इससे घबराने वाली तो ऐसी कोई बात है नहीं। पहले तो एकदम से तब भी नहीं घबराई? जब मैं तो तब भी नहीं घबराई, मैं ये बोलती हूँ ना, मेरे को डर लगा, पता नहीं क्यों, ये मेरे अंदर कहाँ से पावर थी। पर अब ये है कि अब उस टाइम पर सब हड़बड़ा गए थे, तैयारियां नहीं थी, इसकी रोकथाम के लिए कुछ कोई आवश्यक दवाइयां नहीं थी। अब काफी कुछ हो गया है हमारे पास और अब इससे शायद किसी को भी डर नहीं है।
अच्छा, कोरोना पर हमने बहुत बात कर ली। शैली, कोरोना को लेकर तो ये आखिरी सवाल मेरा होगा, चूंकि आप बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। कोरोना के टाइम पर चूंकि हमने बहुत लोगों को खोया है, जब आपके सामने कोई चला गया हमेशा के लिए, कैसा महसूस हुआ? क्या दिल पर बीती? और क्या कोरोना से घबराहट हुई, हालात से घबराहट हुई? देखिए, मैंने आपको बताया मैं डॉक्टर हूँ एक पेशे से। हमारे सामने ये चीज़ें रोज़ होती हैं। किसी का जवाब कोरोना के टाइम पर ज्यादा हुई होंगी। कोरोना के टाइम में ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट आया और हाथों में गया है। उस समय उनके फीलिंग्स को, पेशेंट के अटेंडेंट्स को, सबकी फीलिंग्स को मैं समझती हूँ। बहुत दयनीय स्थिति थी और उस टाइम आपको लेकिन बड़ा सख्त बन के वो ड्यूटी निभानी पड़ती, क्योंकि अगर आप हिम्मत हारेंगे तो सारा माहौल वहाँ वीक हो जाता है। लेकिन बैक ऑफ माइंड इमोशनल फीलिंग्स ज़रूर आती हैं, दुख भी होता है और मतलब यही होता है कि उस स्थिति में आप बेस्ट जो कर सकते हैं कि वो आप अपनी ड्यूटी अच्छी से दें। वही हमने किया। और ये तो देखो, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, किसी को खोना ऐसा दुख है जो कभी भी वो वक्त के साथ ही पूरा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोरोना का दर्द हम सभी ने झेला है और उसे करीब से महसूस भी किया है। अब कोरोना से अलग हटकर कुछ बात, चूंकि हम महिलाएं के मंच पर हम हैं, महिलाओं को फोकस करते हुए कुछ सवाल होंगे। महिलाओं को आज के माहौल में आप कैसे देखती हैं? क्या वो बराबरी से आगे बढ़ रही हैं पुरुषों के साथ में, या कहीं पर कमतर हैं? शैली, देखिए, अगर मैं अर्बन एरिया में देखती हूँ तो महिलाएं हर फील्ड में बराबर नहीं, आगे निकल चुकी हैं। शायद एक दशक पहले वो बराबरी वाले माहौल में थी, अब तो महिलाएं हर फील्ड में काफ़ी आगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत एरियाज हैं जहाँ पे विमेन को वो फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बहुत फोकस करना चाहती हूँ। अभी भी गर्ल एजुकेशन पे स्ट्रेस देने की बहुत ज़रूरत है हमें। जब तक हम लड़कियों की एजुकेशन पूरी नहीं करेंगे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी। दूसरा जो मुझे लगता है कि वातावरण अभी तक इतना सेफ नहीं बना है कि विमेन एक रात को 12 बजे भी जाके कहीं पे कार्य कर सके। हमारे देश में हमें ये वातावरण अच्छा बनाने की और एक जो सेफ फील कर सके, वो वाली चीज़ अभी लैकिंग है। और थर्ड, फीमेल फीटिसाइड, वेरी क्रूशियल टॉपिक। अभी भी पढ़े लिखे लोग भी अगर उन्हें पता चलता है कि गर्भ में कन्या है तो उसको मार दिया जाता है। ये चीज़ मैं आज के यहाँ सब युवा बैठे हैं, मैं इनको कहना चाहती हूँ एटलीस्ट एक जनरेशन ऐसी आए जो मेल फीमेल का ना सोच के, बच्चा बच्चा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप उसको संस्कार दें उसको पहले ही, क्योंकि ये फीमेल है। किसने कहा है कि फीमेल घर नहीं चला सकती? मुझे लगता है फीमेल ही घर चलाती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैं एक महिला होके कहना चाहती हूँ। और मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मेरे पास 2 डॉटर्स हैं और मैं चाहती हूँ वो बहुत बड़े ऑफिसर्स बने दोनों। और ये चीज़ मैं यहाँ सामने बैठी युवा जनरेशन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पढ़ें, आत्मनिर्भर बने, ताकि आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे पास अभी 2 महिला ऐसी हैं जिन्होंने बेटियों का जिक्र किया है। एक आप हैं, एक मंजू हैं। मंजू भी कह रही हैं कि अपनी बेटी को काबिल बनाएंगी। एक महिला जो कि चैलेंजेस फेस करती है बचपन से ही, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, जब माहौल उसके अनुकूल नहीं होता है, जब उसे शायद कई बार फब्तियां भी वो सुनती है, छेड़छाड़ का भी शिकार होती है। मंजू, आपके लिए तो ससुराल बड़ा सपोर्टिव रहा है, हस्बैंड सपोर्टिव रहे। आपने कहा कि उस तरीके से पढ़ नहीं पाई, जो बनना चाहती थी वो नहीं बन पाई, लेकिन आज जो कुछ है उसमें सास का बड़ा रोल है। आपकी सास यहाँ पर बैठी भी हैं और उन्हीं से हम जान लेते हैं कि किस तरीके से महसूस करती हैं वो आपको एज अ बहू पाकर। क्या गर्व महसूस हो रहा है कि आज बहू यहाँ मंच पर हैं, साझा कर रही हैं अपने विचार? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी आज की बच्चियों को? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ेंगी तो वो तब ना जब आपके जैसी सास मिलेगी उन्हें। मिलेगी जी। कैसे मिलेगी? तो कुछ महिलाओं के लिए भी संदेश हो जाए, क्या उन्हें सोच रखनी चाहिए? बहू को बेटी की तरह मानना है, फर्क नहीं करना है। बेटियां भी अगर घर से बाहर निकलती हैं तो बहुओं को भी घर से बाहर निकालना है, सक्षम बनाना है। बेटियों से अच्छी तरह रखना है बहू को जी। अच्छा, बेटियों से भी अच्छी तरह रखना है बहू को। हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों?
बेटियां तो ब्याह कर चली जाएंगी अपने घर, रहेगी बहू आपके पास जो आपकी सेवा करेगी, है ना? हाँ जी। और कोरोना के टाइम पर जब मंजू जी वहां पर थी अस्पतालों में, जब मरीजों का इलाज करा रही थी, आप घर पर थी, कैसा लगता था उस वक्त? बहुत अच्छा लगता था। और आज उस मंच पर बैठी हुई हैं, अपनी बातें कह रही हैं कि आज सास नहीं होती तो शायद मैं वहां नहीं होती। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओवर टू यू। अच्छा, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, अगर बहू अच्छी है तभी सास अच्छी बन पाएगी, ऐसा है ना? हाँ जी, हाँ जी। कोरोना के टाइम पे जब मंजू बाहर निकलती थी, आप टीवी पर तो देखती होंगी, केसेस बढ़ रहे हैं, अब लोगों की जान भी जा रही है, कभी डर लगता था कि अरे मेरी तो इतनी उम्र भी हो गई है, ड्यूटी करके आएगी, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं? नहीं जी, मैं भी हेल्थ से जुड़ी हुई थी। अच्छा, आप भी हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, आप क्या करती हैं? अब तो रिटायर हो रही हूँ जी। अच्छा, क्या क्या आपने सर्विस की है? हाँ जी, 32 साल का रखी है जी। अरे वाह, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैं सावित्री देवी है नाम जी। आपने क्या किया है अभी तक? एएनएम के तौर पर आपने जॉब की है? हाँ जी, हेल्थ में जी। वाह, ऐसी महिलाएं एग्जाम्पल सेट करती हैं, और आप तो लकी हैं मंजू, जो आपको ऐसी सास मिली हैं, जो आपको जो मायके में आप नहीं कर पाई वो आपने ससुराल में आकर किया है। जी, आप भी उसी तरीके से सपोर्टिव हैं बहुत ज्यादा। मदर इन लॉ के लिए? तो बेटी को क्या शिक्षा देंगे? और बेटी तो बहुत कुछ सीखती होगी सास बहू के इस रिश्ते से। बेटी मेरी इस समाज को देख करके भी, हमें देख करके भी बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ कि वो बहुत समझदार है। वो फालतू की बातों से और इन सभी जो छोटी सोच है इनसे दूर है। वो खुद को ही, वो ही हमें समझाती है। अब कभी कभी हम कहीं भी घबरा जाते हैं तो वो खुद हमें बोलती है कि ऐसे घबराना नहीं है, आप बहुत पावरफुल हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप अपने आप को कमजोर महसूस मत करो कहीं भी। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि आज जो बेटियों की माँ है वो आज के माहौल को देखकर थोड़ा सा डरती होंगी कि अरे मेरी बेटी है, आज का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ बेटी उल्टा माँ को समझा रही है। मेरी बेटी मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। कई बार मैं जब थक जाती कितनी हूँ बड़ी ना, है आपकी बेटी? मेरी बेटी अब बीएससी कर रही है। अच्छा, हाँ जी, सेकंड अच्छा, ईयर आपको चल देखकर रहा है। लगता नहीं बिल्कुल कि आपकी बीएससी में बेटी है। मेरी सास मेरे को जल्दी ले आई थी मांग के। मैं बाल विवाह का शिकार हूँ। अच्छा, मतलब बाल विवाह हरियाणा में अभी तक होते मेरी थे, ये सास आप ने बता बोला रही हैं? था कि मैं खुद पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। अच्छा, और घर वालों वादा ने पूरा बोला था ना कि अभी तो इसकी पढ़ाई की उम्र है, अभी तो पढ़ेगी, अभी नहीं शादी है। तो इन्होंने बोला मैं बेटी की तरह ही पढ़ाऊंगी और मैं खुद करूंगी इसका सब कुछ। और उन्होंने ऐसा किया भी है। हाँ जी, उन्होंने किया भी है। मंजू और उनकी सास एग्जाम्पल सेट करती हैं। यहाँ जितनी बच्चियां बैठी हैं, सीख कर जाइएगा। जो हम सीरियल्स में देखते हैं ना, टीवी सीरियल्स में, उस तरह की सास बहू आपको नहीं बनना है। सास बहू वाला रिश्ता ऐसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, जैसे कि मंजू और उनकी सास के बीच में है। गुरमीत जी, कई बार फैमिली तो सपोर्ट कर जाती है, महिला घर से बाहर निकल भी जाती है, लेकिन बाहर सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल पाता, इसीलिए कदम कई बार पीछे खींच लेती है, या फिर कई बार तो डिप्रेशन में भी आ जाती हैं। स्कूल कॉलेज में अगर कोई ऐसी घटना हो गई, किसी ने फप्ती कस दी, किसी ने छेड़छाड़ कर दी, या वर्क प्लेस पर भी कई बार हैरेसमेंट का शिकार हो जाती है महिला। नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। और ड्यूटी जो है, हमारे जो सीनियर हैं वो सब सपोर्टिव हैं, और ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ है। आपने अपने डिपार्टमेंट में नहीं देखा होगा, लेकिन आसपास दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, वो तो है, लेकिन मेरे साथ ठीक है। मेरे हस्बैंड हैं, डॉक्टर हैं वो भी। अच्छा, आपके हस्बैंड आए हुए हैं साथ में? हाँ जी, वो स्पोर्टिव में है, बैक में भी हैं और फ्रंट में भी हैं। हाँ, ममता करो जरा उनके हस्बैंड से बात, जरा सुना जाए। गुरमीत जी आज मंच पर हैं, कैसा उन्हें महसूस हो रहा है? नमस्कार मैम। और आज मैं उनको मंच पे देख के बहुत मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ। जो मैं ये कहूँगा भी बहुत अच्छे घर पे भी एक अच्छे गुड मैनेजर हैं और ऐसे हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, मतलब घर अच्छे से मैनेज कर रही है ना? सारा मैनेज करते हैं। होम मिनिस्टर घर की यही है? यस यस। अच्छा है। आज की बेटियों को आप क्या सीख देंगी? हाँ, ये भी जरूर बताइए। अगर वो बाहर काम कर रही है तो आप घर कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा बांटते हैं काम घर का? बिल्कुल मैम, जो काम जब ये ड्यूटी पे होते थे, जैसे पहले, अभी तो एज ए मैट्रन काम भी कर रहे हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। जब स्टार्टिंग ड्यूटी थी तो इनकी भी नाइट इवनिंग मॉर्निंग होती थी ड्यूटी।
तो जब ये मॉर्निंग जाते थे तो मॉर्निंग का काम यही करता था। अरे वाह, चाहे वो हस्बैंड सपोर्टिव है। बिल्कुल, चाहे ब्रेकफास्ट करना है, कोई भी करना है, जब हम करते हैं किचन में या कोई भी काम करते हैं, हम दोनों ही काम करते हैं। अच्छा, दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं तो कौन क्या काम करता है? आटा कौन गूंथता है, सब्जी कौन बनाता है? आटा तो मैं ही गूंथती हूँ। अच्छा, आटा गूंथना उनको पसंद नहीं है। नहीं, उतारना भी मेरा ही वो भी कर लेते हैं। अच्छा है, ऐसे सपोर्टिव रहना चाहिए। और यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी। बीवी घर में आएगी तो साथ में बटाना पड़ेगा, दोनों वर्किंग रहेंगे, फ्यूचर के लिहाज से अच्छा रहेगा। दोनों जब कमाने वाले होते हैं तो घर ठीक चलता भी है, और ये बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल सेट होता है। कई बार मैंने बच्चों को सुना है, मोहनजीत जी, कई बार बच्चे जब माँ हाउसवाइफ होती है तो उतना खुशी से बता नहीं पाते अपने स्कूल में, अपने साथ के दोस्तों को, लेकिन अगर मम्मी जॉब कर रही है तो बहुत खुशी से बताते हैं। ऐसा नहीं है मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सभी मैम टीचर से बोलते हैं कि हमारी मम्मा हाउस वाइफ हैं, और वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी मम्मा हाउस वाइफ हैं, गरम गरम खाना हमें देती है, हमारा ध्यान रखती है। कभी भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये रखा कि हमारी मम्मा हाउस वाइफ, मैंने किसी को बताना नहीं। मेरी बेटी हर किसी को बताती है कि मेरी मम्मा हाउस वाइफ है, और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप भी मेरे साथ घर चलो, अपनी फ्रेंड वगैरह को लेके आती है। मुझे कभी बेइज्जती महसूस नहीं हुई, ना ही मेरे बच्चों को हुई। ममता कुछ सवाल लेना चाहती हैं शायद। मोहनजीत जी से मेरा सवाल होगा। अभी हम मंजू जी की सास के बारे में जिक्र कर रहे थे कि आज उनकी बदौलत वो वहां पहुंची है। आपने भी लंबा संघर्ष किया है, पहली बार आप चुनाव जीतकर आई हैं सरपंच का। आपकी ससुराल की तरफ से अगर मैं बात करूं, सास ससुर कितने सपोर्टिव है? मेरे सास ससुर अब जब इलेक्शन था वो बाहर गए हुए हैं, मेरे देवर के पास कनेडा। अच्छा। हाँ जी, मेरे को मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि मैं सरपंच बनूं। पहले पिछले इलेक्शन में मेरे हस्बैंड खड़े थे पर वो हार गए थे 20 वोटों से। उससे पहले मेरी सास खड़ी थी, वो भी 20 वोटों से हार गई थी। अब की बार मैंने सोचा था तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू जीत कर आ गई है। तो मैंने सोचा था कि अब अगर मैं खड़ी हुई तो जीत के ही दिखाऊंगी। मैंने पूरे गांव में अकेले ही अपने हस्बैंड के साथ हर घर घर जाके वोट मांगी। सभी लोग बहुत खुश हुए और सबने मुझे बहुत वोटें दी। 400 वोटों से मैं जीती हूँ। आप 400 वोटों के साथ जीती। कोई भी मैम संभालने वाला नहीं था। मेरी बेटी ने मुझे सपोर्ट किया, उसने अभी +2 क्लियर किया है, उसके बाद उसने आईलेट्स किए घर पे ही 15 दिन ऑनलाइन, और उसने मुझे सपोर्ट किया। उसने कहा मम्मा आप जाओ, आप वोट मांगने जाओ, मैं आपका घर पे काम संभालूंगी। बच्चे भी सपोर्टिव हैं, मतलब हाँ जी, हस्बैंड सपोर्टिव हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और बच्चे भी सपोर्टिव हैं। परिवार का सपोर्ट बड़ा मायने रखता है, और परिवार सपोर्टिव रहे तभी। कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर सर्वसम्मति से गांव केसरी से 2 बार सरपंच रह चुके हैं। उनसे भी मुझे बहुत हिम्मत मिली है। वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि अब जैसे वोट मांगने जा रहे हो ना, आप जैसे अब वोट मांग रहे हो वैसे ही कल कोई आपके घर पे आए वैसी निम्रता से ही उनका स्वागत करना। कभी भी अपने अंदर घमंड अहंकार मत लेके आना। अच्छा, आप इनके हस्बैंड हैं, कैसा लग रहा है? वो पहली बार सरपंच बनी है और पहली बार मंच पर भी हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, वो बता रही हैं आप लड़े लेकिन आप जीत नहीं पाए। कोरोना पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी। हमारे अम्बाड़ा में डोर टू डोर शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी की तरफ से पूरे हलके में और दूसरे हलके में जितने भी अम्बाड़ा में है, उन्होंने कोरोना के टाइम में किट्टे माटियां डोर टू घर जाके, और स्प्रे का इतना काम हुआ है भी हर गांव में गए, गली में स्प्रे भी लगातार जब तक ये कोरोना काल चलता रहा, किट्टें भी बढ़ती रही और स्प्रे का काम भी लगातार जारी रहा। इसलिए मैं विनोद शर्मा जी का और मैडम शक्ति रानी शर्मा जी का अम्बाड़े के सभी लोगों की तरफ से हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम कहते हैं अभी और जिलों में भी जो वहां के लीडर साहबान है, हम उनको भी बेनती करते हैं, जैसे शर्मा जी ने अपने अम्बाड़े के लिए इतना कुछ किया है, उन सभी को भी कोरोना के टाइम में ऐसे ही आगे कोई किसी को दिक्कत आए साथ देना चाहिए। और शर्मा जी हर टाइम पूरे अम्बाड़ा के साथ तन मन से खड़े हैं, किसी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई जी। हमारे गांव में अगर शर्मा जी का कोई भी नुमाइंदा आता है तो गरीब पब्लिक बिना कहे ही शर्मा जी के लिए दिल से उनके साथ खड़ी है जी। चलिए
अब आपसे भी यही उम्मीद रहेगी कि आपने जिनके देखकर आपकी वाइफ यहाँ तक पहुंची है, आगे आप भी गांव में इसी तरीके से, जैसे शक्ति रानी शर्मा की तरफ से किया गया या विनोद शर्मा जी की तरफ से किया गया, उसी तरीके से आप भी कार्य करेंगे। अपनी वाइफ को क्या कहना चाहेंगे? आज इस मुकाम पर है क्योंकि वो बता रही है सास भी लड़ी, ससुर भी लड़े, लेकिन जीती बहू ही। ऐसा है जी। अच्छा, आप भी आए तो बहू जीत गई। हाँ जी, हम किसी कारणवश थोड़ी सी वोट से हार गए थे, पर बाकी हमने गांव में काफी काम कराए हैं, पहले भी कराए हैं जी। और हमारे गांव से बच्चे आदरणीय विनोद शर्मा जी की कृपा से जॉब भी लगे हैं, गांव से लड़के स्वास्थ्य में भी लगे हैं और एम्बुलेंस पे भी लगे हुए हैं, काफी लगे हुए हैं अब भी, और आगे भी हम इसके प्रयास करेंगे। और रही सफाई के मामले में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप 1 साल बाद इंडिया न्यूज के सभी जो भी इंडिया न्यूज का काम देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं भी 1 साल बाद हमारे गांव में आके देखिएगा, आपको हमारा गांव अम्बाड़ा में सबसे अलग मिलेगा। बहुत बेहतरीन बच्चा। 1 साल बाद पक्का आपके गांव आएंगे और देखेंगे कि 1 साल में आपने क्या काम किया है। आप बता रहे हैं, आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ इनफैक्ट बता रहे हैं कि विनोद शर्मा जी और शक्ति रानी शर्मा जी से इंस्पिरेशन ली है, तो उनके जैसा काम भी करके दिखाना है। क्योंकि सिर्फ कोरोना काल में नहीं बल्कि दशकों से उनका फाउंडेशन लगातार जो नीडफुल लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। आप सभी ने मंच साझा किए, अपने अपने अनुभव साझा किए। यहाँ पाइट के बच्चों से मैं कहूंगी, अच्छे अनुभव दिमाग में रख के जाइएगा, अच्छी सीख लेकर जाइएगा, अच्छे एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में रखिएगा, सोशल मीडिया का कूड़ा एकदम निकाल दीजिए और जिस तरह के केसेस आते हैं और माता पिता को परेशान करते हैं, उस तरफ अपनी सोच बिल्कुल हटा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स की तरफ से भी इन सभी अनुभवों को जरूर उन्होंने सोचा होगा कि हम भी इस तरीके से कार्य करेंगे। आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, इस मंच पर अपनी भागीदारी निभाई। सभी प्रवक्ताओं